अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक-ठाक खैर-खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब हम स्टडी कर रहे हैं फिलिप्स कर्व और फिलिप्स कर्व आपको पता है, अगर बैकग्राउंड वीडियोज़ देखी हुई हैं जो कि आपको देख लेनी चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट्स आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएँ। तो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? और ये क्वेश्चन जो है ये आपके माइंड में अराइज़ हुआ होगा जब आपने 3 लिंक्ड मॉडल्स पढ़े थे, ठीक है? तो ये उसके साथ एसोसिएटेड है। उस वक़्त आपने पाकिस्तान के फिगर्स भी देखे थे लेकिन शायद आप उसको प्रॉपर्ली इंटरप्रेट ना कर सके हों। तो अब इन दोनों फिनोमेना को यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को पहले हम सेपरेटली देख लेते हैं और फिर हम फिलिप्स कर्व को दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व कर लेते हैं और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं टू द केस ऑफ पाकिस्तान। सो दिस इज़ आल्सो अ केस स्टडी। आई नो आपको शायद मुश्किल लग रही हों केस स्टडीज़, लेकिन अब आपको अगर आपने उसको अप्लाई करना है टू द केस ऑफ पाकिस्तान देन यू मस्ट डू दीज़ केस स्टडीज़, ठीक है? और उसका मीनिंग भी तभी बनता है, मतलब पढ़ाई का फ़ायदा कोई नहीं है ना अगर हम उससे अ, एक्सट्रैक्ट ना कर सकें कोई पॉलिसी लेसन्स। तो टू बी एबल टू बिकम पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ डिबेट, ये ज़रूरी है कि आप लोग कुछ केस स्टडीज़ को भी देखें। लेकिन असाइनमेंट नंबर 10 मैंने आपको दी है इससे रिलेटेड और आप देख लो असाइनमेंट नंबर 10 को। मैं आपको यहाँ दिखा भी देती हूँ। उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स तो बिल्कुल थ्योरेटिकल हैं और आखिरी केस स्टडी है। So let me show you assignment number 10. Here it is. Right. हाँ जी, असाइनमेंट नंबर 10 में क्या है कि आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन करना है, जो मैं आपको अपने नोट्स में मैंने दिए हैं वो आपको बताऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन आज के लेक्चर में। और उसके बाद हाउ आर दीज टू रिलेटेड, दे आर रिलेटेड थ्रू द फिलिप्स कर्व, ठीक है? तो फिलिप्स कर्व का जो थ्योरी है वो इन दोनों को रिलेट करती है। और फिर ये कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व क्या है, इसको भी मैंने अपने नोट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उससे ये आप सेकंड पार्ट उससे आंसर कर दोगे। और आखिरी पार्ट जो है देन अगेन इट इज़ रिलेटेड टू स्टैगफ्लेशन, क्योंकि जो इसके क्वेश्चंस हैं वो स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड है। इसकी थ्योरी भी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगी और उसकी एप्लीकेशन जो है द केस ऑफ पाकिस्तान उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये केस गौर से पढ़ो, ऑलराइट? और उसके बाद नोट्स भी देखो, ठीक है? और सिर्फ़ थ्योरी स्टैगफ्लेशन की आपने डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको अपने एग्ज़ाम्पल देनी है, कन्विंस करना है कि ये जो स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान को अगर लाहक है, तो ये आप किस बेसिस पे कह रहे हैं, ठीक है? और इसी तरह ये कि मैंने सप्लाई शॉक्स भी बताए हुए हैं उसके अंदर कि क्या होते हैं, तो आपने वो भी बताना है कि कोई ऐसा सप्लाई शॉक मैंने बताया हुआ है इन द नोट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, जो कि आपके ख़्याल में पाकिस्तान में अप्लाई करता है। सो यू विल हैव टू यूज़ योर लॉजिक हियर, ठीक है? आप अपना कॉमन सेंस, अपनी लॉजिक को यूज़ करें और पढ़ें, नोट्स को गौर से पढ़ें और ये वाला लेक्चर भी दोबारा से देखें और फिर अपना आंसर बनाएँ। और इसी तरह मैंने प्रोलॉन्ग एक्सपेक्टेशन का ज़िक्र किया है, उसकी थ्योरी के बारे में भी कुछ बताया हुआ है और अ, उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी मैंने डिस्कस किए हैं, तो उसको रिलेट करो विद द केस स्टडी, राइट? सो ऑल दिस इज़ रिलेटेड टू टुडेज़ लेक्चर। ये जो असाइनमेंट नंबर 10 है, इसका आज का लेक्चर जो है वो इसको आज के लेक्चर को देख के आप ये असाइनमेंट नंबर 10 करें, ठीक है? इट इज़ रिलेटेड टू असाइनमेंट नंबर 10। So now let us look at the notes which I have prepared for you. Uh, Here are the notes. राइट, देखें जी। अच्छा, अब पहला पार्ट क्या था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट चीज़ क्या है? बेरोज़गारी उर्दू में वैसे इसको कहते हैं। क्या है कि दोज़ इंडिविजुअल्स, दोज़ पीपल, मेन एंड वुमेन or all genders who are employable, which means they have employment skills and they have the employment ability, में काम कर सकते हैं। They are seeking a job, they are looking for work, but they are unable to find work, ठीक है? कोई भी उनको फाइनेंशियली वायबल वर्क जो है वो नहीं मिलता। हालाँकि वो काम करना चाहते हैं, बेरोज़गार नहीं रहना चाहते, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिलता, तो वो दैट्स अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट की एक टाइप है
डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये रिसेशन के अंदर होती है, क्योंकि जो है वो देयर इज़ अ रिडक्शन इन डिमांड्स। सो देयरफॉर क्या होता है कि रिसेशन में ये होता है ना कि कम डिमांड है, कम प्रोडक्शन है, और कम प्रोडक्शन के लिए कम एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत होती है, तो उसको डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि रिसेशन की वजह से ना हो, लेकिन वो इसलिए हो क्योंकि लोग जो हैं वो अपनी जॉब छोड़ रहे हैं, ट्राइंग टू लुक फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, और एन अपॉर्चुनिटी वेयर देयर स्किल्स आर मोर मैच टू देयर जॉब, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये रिसेशन में नहीं होती। ये इवन जब आपकी बूम पीरियड्स हैं, उस वक़्त भी लोगों के पास क्योंकि अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो वो अपनी शॉर्ट टर्म में अपनी जॉब छोड़ते हैं, ज़्यादा अच्छी जॉब ढूँढने के लिए, और कंपनीज़ भी जो है दे लेट गो ऑफ देयर पीपल बिकॉज़ दे वांट मोर क्वालिफाइड पीपल, सो दैट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो है जब एक लॉन्ग टर्म के अंदर लोग काम इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि उनकी स्किल्स नहीं मैच कर रही होती टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, लोग हैं काम भी करना चाहते हैं, लेकिन आपको जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बार बार यही कहता है कि हमें ठीक बंदा नहीं मिलता। वो होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है लॉट्स ऑफ पीपल बट दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन। तो हमारी यूथ का ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, और वो इसलिए है क्योंकि हमारे यूथ तो हैं, मे बी दे आल्सो वांट टू वर्क एंड अर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, बट एट द सेम टाइम दे डोंट हैव द स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द न्यू जॉब मार्केट। तो ये जो स्किल्स मिसमैच है, इट कॉजेज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसके अंदर रीट्रेनिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट उसका सोल्यूशन है टू एड्रेस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। रीट्रेनिंग इज नेसेसरी। और लास्ट चीज है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वेयर व्हिच मीन्स के जब लोगों को जॉब तो मिलती है लेकिन ऐसी जो कि फाइनेंशियली वायबल नहीं है, तो फिर लोग जो है वो काम नहीं करते, और बाहर के मुल्कों में उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है। दे वुड रादर टेक द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, रीजन बीइंग बिकॉज़ जब अगर वो काम करने लगेंगे तो फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ गोइंग टू वर्क इज गोइंग टू बी सो हाई कि फिर फायदा नहीं है ना काम करने का। तो इसलिए ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जबकि पीपल यू नो दे आर जॉब्स इन द मार्केट, बट द पीपल फील दैट दीज जॉब्स आर नॉट वर्थ डूइंग, तो दैट इज शॉर्ट टर्म। ये प्रॉब्लम्स है। सो वॉलंटरी और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये तो शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। इसी तरह डिमांड डेफिसिट भी, जैसे फिर रिसेशन खत्म होगी वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक काफी बड़ा मसला है। और इसके अलावा अब यहाँ पे हमने नहीं डिस्कस किया क्योंकि वो इट्स नॉट जस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अलोंग विद लो प्रोडक्टिविटी इन द लॉन्ग रन, लो प्रोडक्शन जिस कॉल्ड स्टैग्फ्लेशन, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अनएम्प्लॉयमेंट की ये सारी फॉर्म्स हैं, जिसके अंदर से सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और डिमांड डेफिशिट अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ओवर टाइम रिजॉल्व हो जाती है, और इसी तरह वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी ओवर टाइम रिजॉल्व हो जाती है। अच्छा, अब आ जाए इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? दैट देयर इज एन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, और वो किस तरीके से मेजर किया जाता है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो कि आपकी प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटीज हैं जो कंज्यूमर्स यूज करते हैं, उनकी एक बास्केट बनाई जाती है और उसके प्राइस को मॉनिटर किया जाता है, तो इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। तो जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है, तो दैट शोज दैट द price level is increasing and that the unit of currency buys fewer goods. So that is also one way of looking at inflation, that each unit of currency is buying fewer goods. So purchasing power of money is decreasing. That is inflation. Up opposite of inflation is deflation, which means that the general price level instead of increasing is decreasing. जब डीप रिसेशन और डीप रिसेशन या डिप्रेशन का सिचुएशन होती है, तो उस वक्त डिफ्लेशन की सिचुएशन नजर आती है। डिसइंफ्लेशन इज व्हेन देयर इज अ टेम्पररी डिक्रीज इन द प्राइस इन्फ्लेशन, यानी कि प्राइसेस बढ़ रही हैं लेकिन उनके जो स्पीड ऑफ इंक्रीज है वो कम हो जाए, तो उसको डिसइंफ्लेशन कहते हैं। तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन डिसइंफ्लेशन हमें नजर आती है काफी कॉमनली, लेकिन इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हमें ज्यादा जो है वो क्लियरली नजर आता है फिनोमेना। मगर वी डोंट हैव हाइपर इन्फ्लेशन, ये बात याद रखें। कई दफा कहा जाता है जी डबल डिजिट, हाँ जी डबल डिजिट इन्फ्लेशन होती है, काफी खतरनाक चीज है अगर लॉन्ग टर्म में रहे और बिल्ट इन हो जाए,
तो खतरनाक चीज़ है नो डाउट। लेकिन जिन ममालिक के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल वॉर्स हों या सोशल अपहीवल्स हों, ठीक है? जहाँ पे वॉर टॉर्न जो कंट्रीज़ हैं, ऐसे ममालिक जिनमें जंग छिड़ी हुई है, तो या बिल्कुल कोलैप्स है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि दे आर अनएबल टू मीट देयर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में अगर रिज़र्व्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ और हम जो है वो अपने इम्पोर्ट्स के पैसे ना दे सकें, तो वो बहुत एक ख़तरनाक सिचुएशन होती है और उससे हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती है, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो हैं वो बहुत ख़राब हैं और नोबडी इज़ विलिंग टू lend to that country, then also this kind of hyperinflation happens. So this is not just double digit inflation, that's very high inflation. Hyperinflation is when inflation is totally out of control, which would be like 100% इन्फ्लेशन ऐसे भी होता है ममालिक में जिनमें एकदम कोलैप्स हो जाए। लेकिन ये तब होता है जब खुदा न खास्ता कोलैप्स हो जाए। सो अब खुदा न खास्ता पाकिस्तान हैज़ नेवर विटनेस दैट, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन है तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है और बोरो कर लेना बेहतर है, बजाय ये कि हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाए। अच्छा, उसके अलावा कई दफ़ा इन्फ्लेशन को डिमांड पुल और कॉस्ट पुश भी कहा जाता है। डिमांड पुल वो इन्फ्लेशन है कि जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही होती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही होती है, तो इसका मतलब है ग्रोथ बढ़ रही होती है। तो जब ग्रोथ बढ़े तो उसके साथ-साथ इन्फ्लेशन बढ़ती है, क्योंकि वो रियल डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस जो है वो राइज़ कर रही होती है और अनएम्प्लॉयमेंट गिर रही होती है इस टाइम, ठीक है? सो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब है जबकि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का आपस में एक नेगेटिव जो फिलिप्स कर्व भी हमें सजेस्ट करता है, वो एक रिलेशनशिप हो, यानी कि क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और रियल जीडीपी बढ़ रहा होता है, तो उसकी वजह से उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं कि द डिमांड इज इंक्रीजिंग बिकॉज द अनएम्प्लॉयमेंट इज decreasing, employment is becoming more, people are becoming richer, so that is why we have a slight inflation, ठीक है? A slight inflationary trend, a small inflation, which is a healthy sign. This is so demand pull inflation is a healthy sign. But cost push inflation तब होती है जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होती है जब प्रोडक्शन कॉस्ट जो हैं वो राइज कर रही हो, यूजुअली बिकॉज एग्रीगेट डिमांड में डिक्रीज आ जाए। और हम आगे जाके देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई में डिक्रीज आ जाए। एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज को नेगेटिव सप्लाई शॉक भी कहा जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकती है, ठीक है? तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? जब एग्रीगेट सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाए। देखें क्या लिखा है, डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, और ये यूजुअली तभी होता है जब नेगेटिव सप्लाई शॉक आ जाए, ठीक है? तो ये जो है ये एक सीरियस सिचुएशन है, और जो कीन्सियंस हैं उनका ख्याल है कि इसकी वजह से हायर जो है वो आपकी स्टैगफ्लेशन हो जाती है, यानी कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही होती है, जिसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। उसके पीछे जो मेन रीजन है अकॉर्डिंग टू द केन्सियंस, वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज a sign of a healthy economy, whereas push inflation means that there has been some kind of a shock or some problem with the economy, due to which the inflation is uh, कैन बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। बिल्ट इन इन्फ्लेशन वो है कि जब इन्फ्लेशन, चाहे वो कॉस्ट पुश और डिमांड पुल दोनों हो, उसके साइकिल्स हों, यानी कि ओवर द टाइम वो प्रसिस्ट करती जाए। अगर वो प्रसिस्ट करती जाती है और एक नॉर्मल एस्पेक्ट बन जाती है, तो उसके बाद क्या है कि लोग समझते हैं कि बस अब तो प्राइस बढ़ती चली जानी है, तो वो होल्ड करना शुरू कर देते हैं फॉरेन करेंसी वगैरह को। ये इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके कहते हैं प्राइस वेज स्पाइरल। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जो है उसके बाद डिमांड करना शुरू कर देते हैं। और
अगर बाद में स्मॉल पीरियड्स ऑफ डिसइन्फ्लेशन आए भी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिल्ट इन इन्फ्लेशन ऑल्सो हो जाती है। लोगों का ज़हन में ये चीज़ हो जाती है कि चीज़ें महँगी होंगी और चीज़ें महँगी होंगी, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस डिमांड करनी चाहिए। जब वेजेस बढ़ती हैं, तो आपको पता है उससे फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्दर बढ़ती है, तो ये एक स्पाइरल बनता चला जाता है। सो बिल्ट इन इन्फ्लेशन अगेन इज़ अ वेरी नेगेटिव साइन। So all kind of inflations are not bad, but demand pull inflation may be sign of a healthy economy, but that also needs to be kept under control, because it might in the long run lead to built-in inflation. But cost push inflation and hyperinflation, particularly hyperinflation, is a very, very negative situation. But at the same time, deflation is not a good sign as well. The opposite of inflation, deflation, is not a good sign as well, because what it shows is that the economy is in recession, and it might lead to economic depression as well. Now, what does the Phillips curve say? How are these two related? How are unemployment and inflation related? The relationship, the two are related inversely, and that is what the Phillips curve suggests. So, as you can see, यहाँ पे Phillips curve जो है वो उन्होंने वो draw हुआ है कि है, कहता क्या है कि उनका inverse relationship है और non-linear है। जाहिर ये जो है ना, बिल्कुल कई दफा से कहा जाता है L shaped. Sometimes it is called L-shaped, sometimes it is drawn like that, but it is downward sloping but not linear. Downward sloping but not linear. What does downward sloping means? That the relationship is inverse, which means that if the unemployment rate has to be kept low, then more inflation will occur. Or if there is less inflation, it would lead to more unemployment. So ये जो एक इनवर्स रिलेशनशिप है, जो समटाइम्स इट इज कॉल्ड एल शेप्ड आल्सो, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, और आगे जाके उसका रीजन हम एग्रीगेट डिमांड में ढूंढते हैं, और अभी मैं आपको उसको डिटेल बताऊंगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जी ये चीज जो है, ये सजेस्ट करता है फिलिप्स कर्व। और फिलिप्स कर्व की हिस्ट्री थोड़ा सा बैकग्राउंड लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताई हुई, यहाँ दोबारा बता दूं। फिलिप्स कर्व में ये जो विलियम फिलिप्स था, इसने स्टडी किया था ब्रिटेन का डेटा 1861 से 1957 तक, और ये कहा था कि ये इस तरह की उसे डेटा में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नजर आती थी। और क्योंकि ये इस तरह का डेटा था, तो 1960s के अंदर तक ये जो रिलेशनशिप थी, ये काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती थी, और इसके बेसिस के ऊपर पॉलिसी डिसीजंस होना शुरू हो गए, विच मीन्स के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेंटेन की गई। लेकिन 1960s के बाद जब इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट की गई, तो क्या हुआ कि ये रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो गई, और 1970s के अंदर जो है वो ऑयल प्राइस को शॉक भी आया, और ओवरऑल स्टैग्फ्लेशन का प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। तो उसके बाद इसकी जो लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व का की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, उसको उस पे क्वेश्चन मार्क्स आ गए, और न्यू जो आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक्चुअली फिलिप्स कर्व जो है, ये एग्जिस्ट इस शेप में नहीं करता, और ये एक्चुअली जो फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल है। तो इसलिए और उसके बाद जो जो अब न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस कहते हैं कि हाँ, ये जो फिलिप्स कर्व है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म एक फिनोमेना है। तो अब इस पे आ जाएं कि इसका जो शेप है, इसका शेप जो है वो इस तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, और वो चीज एक्सप्लेन करती है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है जी। अगर अब ये याद रखें कि फिलिप्स कर्व को समझने के लिए यू नीड टू गो बैक टू एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। नाउ एज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व, यहाँ पे जो डायग्राम में बनाया हुआ है, वो अपवर्ड स्लोपिंग आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है, आप क्लियरली देख लो कि ये शॉर्ट टर्म का फिनोमेना है, और दूसरी बात ये है कि ये कीन्सियन पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि क्लासिकल्स तो कहते हैं कि नहीं, इवन शॉर्ट टर्म में एग्रीगेट सप्लाई जो है वो वर्टिकल होता है। तो कीन्सियन जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो फिलिप्स कर्व को उसके साथ एग्री करते हैं, और कहते हैं कि हाँ जी, शॉर्ट टर्म में जैसे 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 एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने से, और एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ती है, इसलिए क्योंकि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाता है। तो जब जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो शॉर्ट टर्म में आउटपुट क्योंकि बढ़ेगी, देखें ए एज कंपेयर टू डी, आउटपुट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट फ्रॉम 5 to 9। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने ये वाला पॉइंट देखो,
ये वाला पॉइंट डी देखो, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट है, और फिलिप्स कर्व पे इसी चीज को हम शो करेंगे एज, फिलिप्स कर्व में इसी चीज को शो करेंगे आप एज द अनएम्प्लॉयमेंट विच इज लेस। ठीक है, इस तरफ यहाँ सिर्फ ये कि इन्फ्लेशन रेट आ गया, और यहाँ पे सीपीआई, इन्फ्लेशन रेट को परसेंटेज में भी मेजर कर सकते हैं, और यहाँ पे सीपीआई से मेजर हुआ हुआ है, उसमें कोई खास फर्क नहीं है, प्राइस लेवल है। सो ये प्राइस लेवल है जो कि इंक्रीज कर रहा है, तो सर्टेनली वी विल कॉल इट एज इन्फ्लेशन। ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन ये बात याद रखो कि ये बेसिकली अगर ये वो सर्कमस्टेंसेस हैं जहाँ पे आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली इन्फ्लेशन है जिसको हम कहते हैं कि द इन्फ्लेशन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, सॉरी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, नॉट कॉस्ट पुश, सॉरी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये वाली डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। सो जो डिमांड साइड का जो है, यहाँ पे ये वाला जो इन्फ्लेशन रेट है, ये हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, राइट। सो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है, और उसके अंदर इंक्रीज जो है, वो एक्सप्लेन करता है फिलिप्स कर्व को। और दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व, यहाँ पे मैक्सिमम जीडीपी है, इसलिए मिनिमम एम्प्लॉयमेंट रेट होगा। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्योंकि जीडीपी बढ़ रहा होता है, इसलिए लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं। वो एक नहीं तो दूसरी जगह काम कर रहे होते हैं जहाँ पे उनको मैक्सिमम वेज मिले। जब वेज बढ़ता है तो वेज बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट होती है उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो वेज ही होता है। तो इसलिए ये जो इन्फ्लेशन है, और पर्टिकुलरली डिमांड पुल इन्फ्लेशन, right? So let me explain again. It is the demand pull inflation. ये जो आपको एग्रीगेट डिमांड और फिलिप्स कर्व का रिलेशनशिप नजर आ रहा है, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है बेसिकली हम इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया? ये वो पॉइंट आ गया जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, और ये कोइंसाइड करता है जहाँ पे आपका जीडीपी मैक्सिमम है। और ये जीडीपी जब मैक्सिमम होगा तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इसलिए वो ज़्यादा वेज भी एक्सपेक्ट करेंगे, और जब ज़्यादा वेज एक्सपेक्ट करेंगे तो उनके पास पैसा ज़्यादा उनके हाथ में आएगा, परचेसिंग पावर उनकी बढ़ेगी, और वो ज़्यादा जो है फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ेगी, और उसकी वजह से जीडीपी बढ़ेगा। तो ये तो एक उसकी पॉजिटिव साइड है, बिकॉज़ अगेन एज़ आई टोल्ड यू हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है? अब ये चीज़ जो है ये आपकी शॉर्ट टर्म के अंदर होगी। ठीक है? अब ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस बात को एग्री करते हैं कि ये जो फिलिप्स कर्व है और एल शेप जो फिलिप्स कर्व है, ये एग्जिस्ट करता है, बट ओनली इन द शॉर्ट रन, बिकॉज वही जैसे मैंने आपको बताया था कि अब ज्यादातर इकोनॉमिस्ट एग्री करते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई मे बी अपवर्ड स्लोपिंग, बट अगेन ओनली इन द शॉर्ट रन। सो दैट्स व्हाई ड्यू टू दैट रीजन आल्सो फिलिप्स कर्व कैन एग्जिस्ट ओनली इन द शॉर्ट रन। ठीक है, और लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है, लॉन्ग रन के अंदर मिल्टन जो फ्रीडमैन था उसने कहा, और के और एडमंड फेल्प्स, इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको इन्होंने नाम दिया नेचुरल रेट हाइपोथेसिस। इस थ्योरी को का दूसरा नाम है नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको नेहरू भी बोलते हैं। सो नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये नेचुरल रेट हाइपोथेसिस और नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये एक ही चीज है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि एक्सपेंशनरी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं वो सिर्फ टेम्पररी तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकती हैं, बाद में अनएम्प्लॉयमेंट अपने नेचुरल रेट की तरफ जाएगी, दैट विच इज सस्टेनेबल इन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। ठीक है, जो कि एग्रीगेट सप्लाई के जो फैक्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म एग्रीगेट सप्लाई के जो फैक्टर्स हैं वो डिटर्मिन करती है ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए
इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज और एक्सपेंशनरी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगे भी, तो भी मिल्टन फ्रीडमैन का ये जो नेहरू या नेचुरल रेट ऑफ हाइपोथेसिस उन्होंने दिया कि जी ये अगर आप शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में कामयाब भी हो जाते हैं एग्रीगेट डिमांड मैनेज करके और एक्सपेंशनरी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज अडॉप्ट करके, तो लॉन्ग रन में वापस आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो उसी लेवल पे आ जाएगी जो नेचुरल रेट है और कोइंसाइड करता है आपके फैक्टर्स के साथ जो कि लॉन्ग रन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के फैक्टर्स हैं, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देख लो कि उन्होंने जो लॉन्ग रन में जो कर्व है वो उन्होंने स्ट्रेट बनाया है। सो ये जो आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको हम नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, तो वो बिल्कुल इस तरह का वर्टिकल होता है लॉन्ग रन में। और वो कहते क्या है कि जी शॉर्ट रन में जो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ इस पॉइंट से शुरू करें, ये एक आपका स्टेबल पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे आपका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कोइंसाइड कर रहे हैं। अब आपने एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट की और अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर दिया, तो आप पॉइंट बी तक पहुंच गए। यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो गया है और आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया है, मे बी इन द वेरी वेरी शॉर्ट रन। बट उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस वेज की भी ज़्यादा हो जाएगी। वो अपने वेजेस जो है वो बढ़ा देंगे और जब वो अपने वेजेस बढ़ा देंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो नेसेसरीली कुछ लोग जो है वो कंपनीज़ उनको ले ऑफ कर देंगी और इसलिए द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वुड कम बैक टू इट्स नेचुरल लेवल। ये पॉइंट सी एक्सप्लेन किया हुआ है सारा मैंने ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट तक वापस आ जाएगा। अब इस पॉइंट सी को देखो, ये पॉइंट सी वो है जो कि एक स्टेबल पॉइंट है, मानते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहीं आ गया लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो इसलिए ये जो शिफ्ट आपको नजर आ रही है फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी ऑफ द फिलिप्स कर्व, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, ये एक्सपेक्टेशंस की वजह से होती है क्योंकि जब आपकी आप इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं कम करने के लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ जाती है, तो इसलिए लोगों की जो है वो एक्सपेक्टेशंस इस किस्म की हो जाती हैं कि वो ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं, वेजेस ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से देन इट शिफ्ट्स अपवर्ड्स गोइंग बैक टू दिस पॉइंट। और ये पॉइंट आप देख लें, पॉइंट सी, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट तो कम कोई नहीं हुई लेकिन इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ गई है। तो कई दफा जो है ना, ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व को इसलिए एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेशंस जो है वो इंक्लूड की जाती हैं इन दी लॉन्ग रन। और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं, अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस और रैशनल एक्सपेक्टेशंस। अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी ये कहती है कि इंडिविजुअल्स फॉर्म दी एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट्स। यानी कि अगर पहले जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो वो कहेंगे कि आगे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ये वजह बताते हैं। और रैशनल एक्सपेक्टेशंस कहते हैं कि नहीं, उनके पास उनको पता होता है कि पॉलिसी जो है वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है और उसकी वजह से बढ़ेंगी और वो उनको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि जी ये तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। और इन द वेरी शॉर्ट रन आल्सो दे नो, बिकॉज वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो लोगों के पास अवेलेबल होती है और उसके बेस के ऊपर वो बेहतरीन मोस्ट रैशनल जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करते हैं। तो जैसे ही एक्सपेंशनरी पॉलिसी आएगी लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो एकदम से अपनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ा देंगे और एज अ रिजल्ट अपनी वेज ज़्यादा से ज़्यादा वेज डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो ये दोनों थेरीज जो हैं ये यही कहती हैं कि इसी तरह फिलिप्स कर्व जो है वो इन्फ्लेशन ऑगमेंटेड होता है, यानी कि वो शिफ्ट करता है अपवर्ड्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन। लेकिन जो आपकी अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी है वो कहते हैं कि ये जरा इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ अ टाइम to move upwards, whereas the rational expectations theory says that no, this these expectations they catch up very very quickly. That is the thing. So ये दोनों जो theories हैं ये यही बताती हैं कि shift होता है expectations की वजह से curve
शॉर्ट रन आपका फिलिप्स कर्व शिफ्ट होता है अपवर्ड्स, दोनों थ्योरीज़ यही बताती हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जो आपकी अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस वो कहती है कि इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ अ टाइम, थोड़ा-सा बीच में टाइम लगता है क्योंकि वो पास्ट इवेंट्स के ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशंस बना रहे होते हैं, और रैशनल एक्सपेक्टेशंस कहते हैं कि नहीं, ये बहुत जल्दी से हो जाता है एकदम, क्योंकि लोगों के पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। लेकिन दोनों केसेस के अंदर ये जो एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ इट गोज़ टू शो दैट इट इज़ अ शॉर्ट रन फिनोमेना, एंड आफ्टर सम टाइम which may be very short according to the adaptive expectation, or which may be little longer according to adaptive expectations, or may very short according to rational expectations, आना उसने वापस ये long run Phillips curve की तरफ ही है, जिसको हम non accelerate जिसको हम कहते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नॉन एक्सेलरेटिंग नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये दोनों जो थेरीज हैं एक्सपेक्टेशंस की, ये कहती हैं कि जो है वो शॉर्ट रन कर्व मूव्स शिफ्ट्स अपवर्ड। ठीक हो गया। तो ये तो दोनों शिफ्ट्स जो हैं, ये जो आपको डायग्राम में आपको बताया हुआ है जिसमें ए टू बी और बी टू सी जा रहा है, ये आप रिलेट कर रहा है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को, जो कि आपकी असाइनमेंट नंबर 10 का दूसरा हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, अब इस फिलिप्स कर्व को शिफ्ट करने का एक और रीजन भी हो सकता है, लेकिन वो ए टू बी और बी टू सी नहीं जाएगा, वो एक सडन शिफ्ट अपवर्ड होगा या सडन शिफ्ट डाउनवर्ड होगा। वो तब होगा जब सप्लाई शॉक आ जाए। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि सप्लाई शॉक होता क्या है। ठीक है, सप्लाई शॉक क्या होता है कि अनप्रेडिक्टेबल इवेंट, कोई ऐसी वजह, और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दी हुई हैं, ऐसी वजह जिसकी वजह से सडनली जो है वो कमोडिटीज की प्राइस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एकदम ज्यादा हो जाए। सो पॉजिटिव सप्लाई शॉक वो है कि जिसके अंदर जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व वो शिफ्ट करे। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एंड आई बाय दैट आई मीन द लॉन्ग टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व आल्सो वर्टिकल कर्व, इट सडनली फॉर द शिफ्ट्स जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट आए, तो शॉर्ट टर्म में भी आए और वो ऐसी कोई शिफ्ट हो जो कि आपके एग्रीगेट सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करे। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट करे। कई दफा ये वो शिफ्ट होती है जो कि लॉन्ग टर्म को भी शिफ्ट कर रही होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म को तो डेफिनेटली शिफ्ट करती है। और वो किस तरफ शिफ्ट करती है? टुवर्ड्स द राइट, व्हिच मींस दैट द सप्लाई इज सडनली इंक्रीजिंग। सप्लाई तभी इंक्रीज होगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम जो है वो कम हो रही हो। यूजुअली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एकदम कम हो रही हो, और वो ये शॉक्स किस किस्म के हो सकते हैं और पॉजिटिव शॉक्स किस किस्म के हो सकते हैं। मसलन जैसे कि बैकग्राउंड वीडियो में बताया कि आईटी रेवोल्यूशन आई थी लेट 2000s और लेट 1990s और अर्ली 2000s के अंदर। ठीक है, सो इवन इन पाकिस्तान दिस हैपेंड दैट आपकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने एकदम बाय लीप्स एंड बाउंड्स जो था वो उसमें एडवांसमेंट हुई, और इन द 1990s उसकी अडॉप्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। ठीक है, सो आपका जो ये वर्ल्ड वाइड वेब है और आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई। ठीक है, बहुत तरह की कॉस्ट होती हैं, इंफॉर्मेशन कॉस्ट वो एकदम सडनली वो एक डिक्रीज हुई, अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई, और उसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं एज अ पॉजिटिव सप्लाई शॉक। सो दैट हैपेंड इन द 1990s एंड 2000s, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो जेन्युइनली बढ़ी। ठीक है, वर्ल्ड प्रोडक्शन भी बढ़ी, पाकिस्तान के अंदर भी हमारी जो थी वो प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ी, और हमारी अडॉप्शन अच्छी थी इन इन द अर्ली 2000s। तो हमने ये देखा कि उसकी एक ये पॉजिटिव शॉक आया। So, had the government at that time, used this positive shock and really made long-term changes, तो बहुत अच्छा होता, शायद आज हम इस मेस में ना होते जिसमें हैं, लेकिन ऐसा हुआ। तो खैर एनीवे, ये एक पॉजिटिव सप्लाई शॉक आया था जिसकी वजह से आउटपुट जो है वो
बढ़ी थी, ठीक है? क्योंकि जो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व इट शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट। और दूसरी चीज़ जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है पॉज़िटिव शॉक की पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जो आपने केस स्टडी करनी है वो आपने करनी है विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। तो इसलिए पॉज़िटिव सप्लाई शॉक का जिसके अंदर आपकी मूव करती है, ये देखो जो मैंने आपका डायग्राम बनाया हुआ है, इसके अंदर ये नेगेटिव सप्लाई शॉक का आपको दिखाया हुआ है, जबकि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो रही है इन द शॉर्ट रन। अगर पॉजिटिव सप्लाई शॉक आपने दिखाना हो तो आप इस तरफ इसको मूव करोगे, इस तरफ मूव करोगे जहाँ पे आप देखोगे कि इन्फ्लेशन भी कम हो रही है, प्राइसेस कम हो रही है, मतलब इन्फ्लेशन कम हो रही है, और इसी तरफ जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ रही है। ये पॉजिटिव सप्लाई शॉक जो यहाँ पे नहीं मैंने बनाया, डायग्राम बनाना बड़ा आसान है, इस तरफ आप उसको मूव होते हुए दिखाओगे, ठीक है? अ, अगर मैंने फाइनल एग्जाम में आपसे सवाल पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है? और उसकी पॉजिटिव सप्लाई शॉक्स की मैंने आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स ये बताई हैं। ये कोई सडन चेंज होता है जो कि पॉलिसी की वजह से चेंज नहीं हुआ होता, ये कोई सडन आउटसाइड इस किस्म का चेंज आता है जिसकी वजह से जो कि एक ऐसा मुफ़ीद जो है वो तब्दीली है, कोई मुफ़ीद चेंज है ग्लोबल इकोनॉमी में, या आपकी नेशनल इकोनॉमी के लिए कोई ऐसा गोल्डन चांस आ जाता है ओवर टाइम, जिसको फॉर्च्यूशियस सर्कमस्टांसेस भी कहते हैं। फॉर्च्यूशियस सर्कमस्टांसेस कई दफा ये वर्ड यूज होता है, मतलब गुड फॉर्च्यून, कोई गुड फॉर्च्यून ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से आपकी जो है वो जीडीपी वो बढ़ जाती है। एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, जैसे आईटी का जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया भर में आ गई, या आपकी सोलर टेक्नोलॉजी है कि वो सडनली साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया सोलर एनर्जी को हार्नेस करने का चीपर तरीके, और ये पूरी दुनिया के अंदर हुआ है नाउ। अगर आप देखो आज से इवन 5 साल पहले तक सोलर टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव थी, लेकिन अब हमने नए और चीप तरीके सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के ढूँढ लिए हैं, या हमने बेहतर तरीके ढूँढ लिए हैं विंड एनर्जी को हार्नेस करने के, राइट? तो ये जो नई इनोवेशंस होती हैं, ये होते हैं फॉर्च्यूशियस फॉर्च्यून गुड सर्कमस्टेंसेस। तो ये गुड सर्कमस्टेंसेस जो हैं ये आपकी दे लीड टू अ पॉजिटिव सप्लाई शॉक। तो ये पॉजिटिव सप्लाई शॉक्स जो होते हैं वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे, इसलिए रियल जीडीपी बढ़ेगी। और इसी तरह जो अगर आप देखो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फिलिप्स कर्व, तो आपको ये नजर आएगा कि ये जो फिलिप्स कर्व है ये इनवर्ट आपको इसकी शिफ्ट नजर आएगी, और इवन जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो परमानेंटली भी कम हो सकता है। वो परमानेंटली भी कम हो सकता है अगर उसको जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया जाए, ऐसे पॉजिटिव सप्लाई शॉक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया जाए, ठीक है? उसको मैं लेटर आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? तो वैसे ये पॉजिटिव सप्लाई शॉक्स लगते हैं, दे साउंड रियली रियली नाइस, that's why we call them positive. They are very uncommon. Mostly what is more common is unfortunately adverse supply shocks, ठीक है? तो गुड फॉर्च्यून्स तो कम कम ही आती हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं ये दे कम वेरी रेगुलरली, ठीक है? और इसमें ये है एडवर्स सप्लाई शॉक, और मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल्स भी देती हूँ। एडवर्स सप्लाई शॉक वो है जब सडनली आपको नजर आए कि आपका जो है वो जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है वो किसी एक्सटर्नल शॉक की वजह से उसमें डिस्ट्रप्शन आती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रप्शन आती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, और इसलिए आपका रियल जीडीपी श्रिंक करता है, और प्राइसेस जो हैं वो एकदम ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है? तो ये एग्जांपल हो गई जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। ये एग्जांपल हो गई कॉस्ट पुश, ये इन्फ्लेशन हो रही है ना, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की एग्जांपल हो गई है, ठीक है? सो जो एग्रीगेट डिमांड के साथ रिलेटेड है, एग्रीगेट डिमांड के साथ रिलेटेड है, इसको हम कहेंगे डिमांड पुल, और जो एग्रीगेट सप्लाई के साथ रिलेटेड है उसको हम कहेंगे कॉस्ट पुश। तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, और ये एडवर्स सप्लाई शॉक, नेगेटिव सप्लाई शॉक एडवर्स सप्लाई शॉक्स की वजह से आते हैं। एग्जांपल मैं आपको दूं एडवर्स सप्लाई शॉक्स के या नेगेटिव सप्लाई शॉक्स की, जो सबसे ज्यादा एग्जांपल इसकी कोट की जाती है वो 1970s का ऑयल क्राइसिस है, ठीक है? इसके बाद से ही जो है ना ये पूरा स्टैगफ्लेशन का जो
डिबेट है ये तब से ही शुरू हुए, क्योंकि दुनिया भर में ये जो ओपेक था, ओपेक कंट्रीज़, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, इन्होंने अपनी जो थी वो सप्लाई वो रिड्यूस कर दी थी और उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस दुनिया भर में एकदम स्काई रॉकेट कर गई थी। ठीक है? और ज़्यादातर कंट्रीज़ एट दैट टाइम उनकी डिपेंडेंसी थी ऑन ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑयल फ्रॉम दीज़ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम बढ़ी थी। तो ये एक नेगेटिव सप्लाई शॉक था और इसकी वजह से जो 1970 से पहले तो पॉलिसीज़ बन रही थी ऑन द बेसिस ऑफ द फिलिप्स कर्व, तो फिर उसके बाद 1970s के बाद इन पॉलिसीज़ को रिव्यू किया गया और फिर वो मिल्टन फ्रीडमैन वगैरह उन्होंने अपनी नेचुरल रेट हाइपोथेसिस थी, नेहरू हाइपोथेसिस वो देने शुरू किए, ठीक है? तो ये बार-बार ये जो एडवर्स सप्लाई शॉक है, द इंक्रीजिंग ऑफ ऑयल प्राइसेस इन 1970s ड्यू टू कार्टेल एक्टिविटी ऑफ ओपेक, ये एग्ज़ाम्पल बार-बार दी जाती है। बट इसके अलावा भी और बहुत सारे जो है वो हो सकते हैं सप्लाई शॉक्स, नेगेटिव सप्लाई शॉक्स। फॉर एग्जांपल बैड वेदर हो सकता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर 2010 के अंदर फ्लडिंग हुई थी। नाउ दैट वाज़ अ रियल जो है वो नेगेटिव सप्लाई शॉक्स। डर ये है कि ऐसे नेगेटिव सप्लाई शॉक्स पाकिस्तान में बार-बार आते रहेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? सो वी इन द लॉन्ग रन हमारे पॉलिसी मेकर्स को दे नीड टू लुक आउट फॉर दीज़ नेगेटिव सप्लाई शॉक्स एंड समहाउ try to become less dependent on climate, क्योंकि हमारी ज़्यादातर ज़राअत के ऊपर इकोनॉमी बेस्ड है, तो वो जब इस किस्म की फ्लडिंग्स हो जाएँ तो ज़राअत अगर आपकी गई तो बहुत बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान एकदम आ जाता है। और हम हैं ही वैसे ही क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, तो जो हुकूमत की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है ना, जिसमें दरख्त वगैरह लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अदरवाइज़ हमें कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सप्लाई शॉक्स को फेस करना पड़ेगा। और वो उसकी वजह से आपकी होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाती है, जो कि बाद में बिल्ट इन इन्फ्लेशन बन जाती है। तो दैट इज़ व्हाई दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, और स्टैग्फ्लेशन बन जाती है पाकिस्तान में। स्टैग्फ्लेशन का ये रीज़न हो सकता है बिकॉज़ वी आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। सो दैट्स व्हाई दीज़ काइंड ऑफ एडवर्स सप्लाई शॉक्स कम अगेन एंड अगेन, जो वेदर रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा डिक्लाइनिंग जो है वो प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। दूसरे ममालिक में जनरल स्ट्राइक्स, जैसे ब्रिटेन के अंदर 1970s का जो क्राइसिस है वो फर्दर एग्ज़ैर्बेट हो गया था इन द 80s, क्योंकि वहाँ पे जनरल स्ट्राइक्स होना शुरू हो गई थी। पाकिस्तान के केस में तो नहीं इतनी जनरल स्ट्राइक्स हमने देखी, लेकिन जो हमारा एनर्जी क्राइसिस आया था, ठीक है? जब हर वक़्त लोड शेडिंग होती रहती थी, तो उसने हमारी जो हमारी इंडस्ट्री थी उसको क्रिपल करके रख दिया था। तो वो हमारे लिए एक बड़ा जो था वो एक इम्पोर्टेंट नेगेटिव सप्लाई शॉक था। अल्लाह का शुक्र है थ्रू दिस जो हमारी इन्वेस्टमेंट आई है पर्टिकुलरली ड्यूरिंग सीपेक, तो उसमें हमने ये नेगेटिव सप्लाई शॉक को एड्रेस किया है। सीपेक की इन्वेस्टमेंट में, सीपेक के प्रोजेक्ट ने इट हैज़ हेल्प्ड अस टू एड्रेस दिस नेगेटिव सप्लाई शॉक ऑफ एनर्जी क्राइसिस टू सम एक्सटेंट। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो वेजेस की वजह से, और अगर ऐसी अगर वेजेस राइज़ हो रही हों और प्रोडक्टिविटी ना बढ़ रही हो, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है? पाकिस्तान में हम इसको बार-बार देखते हैं। वजह क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ेज़ जहाँ जहाँ लोग कोई काम नहीं कर रहे और हर वक़्त कहते रहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। काम उनका कोई नहीं है, धेले का काम नहीं है और तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। तो वो भी जो है ना, आई एम वेरी सॉरी बट दैट इज़ कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन वेयर पीपल आर नॉट वर्किंग हार्ड बट स्टिल दे वांट मोर एंड मोर वेजेस। सो उसकी वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी कम होती है और आपकी ये एक नेगेटिव सप्लाई शॉक होता है। अच्छा, फिर आपका जो फूड की सप्लाई है, वो एक नेगेटिव सप्लाई शॉक हो सकता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इवन इंडिया के अंदर आपका ये टिड्डी दल का हमला हुआ था, लोकस्ट। तो लोकस्ट की वजह से एकदम जो है वो आपका वो एक बहुत ही ह्यूज, क्यों? क्योंकि हमारे जैसे ममालिक में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशंस है, तो ये जैसे ही आपको नज़र आएगा कि ये जो आपका लोकस्ट अटैक है, जिसकी वजह से व्हीट की आपकी जो अ, व्हीट की आपकी पैदावार, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है, ठीक है? व्हीट यील्ड्स आपकी कम होती हैं, तो वो एक बड़ा सीरियस नेगेटिव सप्लाई शॉक आ जाता है। अगेन पाकिस्तान के अंदर ये आपने देखा है, जो कि आया है, तो काफ़ी बड़ा मसला है और इकोनॉमी को बड़ा मुश्किल हो जाता है जो है उसके साथ डील करना, क्योंकि जो फूड है वो बहुत बड़ा परसेंटेज है जीडीपी का पाकिस्तान में। तो अगर फूड
कि आपकी प्रोडक्शन कम हो जाए और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो जाए, तो ये बहुत ही क्रिटिकल आपके लिए मसला बन जाता है और इसकी वजह से एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर एग्ज़ैक्टली ये हुआ है। कोविड एक नेगेटिव सप्लाई शॉक है। आपने जो है वो देखा है, आपने जब मिड टर्म का पेपर भी आप अटेम्प्ट कर रहे थे, तो उसमें भी मैंने आपसे कोविड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, जिसमें आप सब लोगों ने ये लिखा था कि कोविड की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो श्रिंक कर रही है और आपकी ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हुई हैं, जिसकी वजह से भी जो है ये एक नेगेटिव सप्लाई शॉक हुआ है, क्योंकि आपकी सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है, तो इसलिए उससे कंजम्पशन भी कम होती है, प्रोडक्शन दोनों साइड जो है वो आपकी कम होती है, तो ये आपका एडवर्स सप्लाई शॉक बन जाता है, क्योंकि जो है वो आपकी फर्म्स जो हैं वो उनकी एबिलिटी भी कम हो जाती है, अपनी प्रोडक्शन की एबिलिटी भी कम हो जाती है। कम लोग आ रहे हैं काम करने ज़ाहिर है, और इसी तरह कम लोग उनकी प्रोडक्ट्स को खरीद सकेंगे और गुर्बत बढ़ेगी और काफ़ी बड़े जो है ना वो मसाइल आएँगे। सो ये कोविड जो एक पैंडेमिक है, ये भी एक बहुत सीवियर नेगेटिव सप्लाई शॉक है। तो आप ये देख लो कि ये सारे नेगेटिव सप्लाई शॉक्स हैं और ये जो हैं ये इनका इनका जो ताल्लुक है वो है अ आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के साथ, ठीक है? तो ये सारे के सारे जो नेगेटिव सप्लाई शॉक्स हैं, ये इंक्रीज़ कर रहे हैं प्राइसेज़ को, और ये जो प्राइस इंक्रीज़ है, इसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है? अच्छा, अब स्टैगफ्लेशन क्या चीज़ है? अब क्या होता है कि आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, एट द सेम टाइम ये जो नेगेटिव सप्लाई शॉक्स हैं, इनकी वजह से प्राइस तो बढ़ रही है, व्हिच मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी इन्फ्लेशन की बढ़ने की वजह से, अनलाइक व्हाट इज़ द फिलिप्स कर्व वाज़ सजेस्टिंग, वो नहीं होता। और वो होता क्या है कि आपकी जो आपका स्टैग्नेट होनी शुरू हो जाती है आपकी आपका रियल जीडीपी, ठीक है? व्हिच मीन्स कि आपकी रियल जीडीपी श्रिंक करना शुरू हो जाती है। अनदर वर्ड फॉर इट इज़ दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट्स स्टैग्नेटिंग, ठीक है? इकोनॉमी स्टार्ट्स स्टैग्नेटिंग, दैट्स अनदर वर्ड, दैट्स अनदर वे ऑफ सेइंग कि आपकी जो है वो इकोनॉमिक आपकी जीडीपी कम हो रही है, ठीक है? तो स्टैग्नेशन को और इन्फ्लेशन को मिला के वर्ड बनाया गया है स्टैगफ्लेशन का। इसको रिसेशन इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, कि रिसेशन भी है और एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी है, ठीक है? तो स्टैगफ्लेशन जो है उसके अंदर याद रखें कि 2 चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन एंड एज़ वेल एज़ द as well as the high unemployment and low rate of economic growth, या even shrinking of the economies। तो वो हमने देखा है बहुत ममालिक के अंदर श्रिंकिंग ऑफ द इकोनॉमी हुई है। पाकिस्तान के अंदर भी हमें अभी अफ्रेड के इकोनॉमी, बिकॉज इतने सारे नेगेटिव सप्लाई शॉक्स हैं, तो श्रिंक होगी। वो लकीली श्रिंक नहीं हो रही, हमसे बेहतर दूसरे कुछ ममालिक परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने पॉजिटिव सप्लाई शॉक्स को कैच हमसे बेहतर तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ज़्यादातर ममालिक के अंदर ये स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम है और श्रिंक कर रही हैं इकोनॉमीज़, ठीक है? बिकॉज़ नेगेटिव सप्लाई शॉक जो कोविड का आया है उसकी वजह से स्टैगफ्लेशन आ रही है। स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब हुआ कि एट द सेम टाइम हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, व्हिच इज़ opposite to what is suggested by the Phillips curve. So stagflation is opposite of the Phillips curve. तो ये दोनों चीज़ें जो आपके न्यू केन्सियंस हैं वो कहते हैं कि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से स्टैगफ्लेशन होती है। जब हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो ग्रोथ दोनों चीज़ें एक साथ एग्ज़िस्ट करती हैं अलोंग विद हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो आपकी ये स्टैगफ्लेशन कहलाई जाती है। न्यू केन्सियंस कहते हैं कि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से होती है। न्यू क्लासिकल्स कहते हैं कि नहीं, ये जो है ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कुछ नहीं होता, और ये एक्चुअली ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो आपकी गवर्नमेंट है वो उसकी रेगुलेशंस जो हैं उसकी पॉलिसीज़ बहुत गलत हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस के अंदर छूट देनी चाहिए। सो आपके क्लासिकल्स कहते हैं कि नहीं, टैक्सेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा छूट दें ताकि बिज़नेसेस जो हैं वो तेज़ी से ग्रो करें, और एट द सेम टाइम जो लोग काम नहीं कर रहे उनको ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी गलत चीज़ होती है। इसको पूरी तरीके से जो है इसको आप डिस्करेज करें एंड मेक पीपल वर्क स्ट्रिक्टली
उनको उनको काम करें और उनको घर बैठ के अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये नियो क्लासिकल्स कहते हैं। बट दोनों जो हैं दोनों इस बात को एग्री करते हैं, ये न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट भी इस बात को एग्री करते हैं, जो जनरली आजकल एक थिंकिंग है वो ये न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट की, जो केन्जियन और क्लासिकल स्कूल्स को रिप्रेजेंट किए करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है कि शॉर्ट रन में ये फिनोमेना होता है और लॉन्ग रन में ये फिनोमेना होता है। लेकिन जो प्रोलॉन्ग्ड स्टैगफ्लेशन है, प्रोलॉन्ग्ड स्टैगफ्लेशन यानी स्टैगफ्लेशन ओवर मेनी मेनी इयर्स, अब पाकिस्तान का डेटा जो है वो ये शो करता है prolonged stagflation over many years. We've gone to the IMF 23 times. 23 times because हमसे इन्फ्लेशन हमारी कंट्रोल नहीं हो रही होती, हमारी ग्रोथ रेट जो है वो स्टेगनेट कर रहे होते हैं 23 टाइम्स। फिर हम उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं थोड़े हमें पैसे दे दो। जब पैसे हमारे पास आ जाते हैं तो बजाय ये कि हम अपनी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के, हम जो है वो उसको कंजम्पशन में लगाना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से हमें नजर आता है ग्रोथ नजर आ रही है और वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए ग्रोथ होती है एंड बैक टू स्क्वायर वन। इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है नहीं। तो ये जो स्टैगफ्लेशन वाला प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। प्रोलॉन्ग स्टैगफ्लेशन का जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा करता है एग्जिस्ट। अब जो आपके क्योंकि हमारे पास जो है हम मेनी टाइम्स हम क्या है पॉजिटिव सप्लाई शॉक्स का फायदा नहीं उठा सकते और नेगेटिव सप्लाई शॉक्स हमें हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट करते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, हमारी इकोनॉमी रिवाइव कर जाए, जो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जो कि जो मैंने अभी तक सब कुछ आपको पढ़ाया है वो उसमें पॉइंट आउट ही नहीं हुई, जो कि पाकिस्तान का रियल इशू है। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो सब कुछ पढ़ाया है वो तो यही इशू है ना कि जी आपका नेगेटिव सप्लाई मैक्सिमम क्या हो जाता है कि जी आपके नेगेटिव सप्लाई शॉक्स हैं, उनको अगर हम समझ भी लेंगे तो उनसे हमें सॉल्यूशंस कम से कम नहीं नजर आएंगी, उसमें हमारी सॉल्यूशंस नजर नहीं आएंगी। और जो स्टैगफ्लेशन है, ये बात याद रखें कि इवन जो लिबरल आपके न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं जो कि कीन्जियन और क्लासिकल ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि जो आपकी स्टैगफ्लेशन जब किसी मुल्क के अंदर आ जाए तो ना मॉनेटरी पॉलिसी उसको, रेगुलर मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी या कंट्रैक्शनरी, दोनों से उसको फायदा नहीं होगा। और इसी तरह जो रेगुलर एक फिस्कल पॉलिसी है उसमें उसको फायदा नहीं होगा, क्योंकि यूजुअली ये वो मुल्क होते हैं जैसे पाकिस्तान के मुल्क में जिनकी फिस्कल पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती ही नहीं है। अब वो जाहिर है कि वो हमारी फिस्कल पॉलिसी कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है? हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो इतनी लो है, हमारा इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं इन दी हाँ, जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो, यानी कि ज्यादातर हमारे जो मुल्क में लोग हैं वो इनकम टैक्स दे ही नहीं रहे होते। टैक्स कलेक्शन जो होती भी है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है, यानी आपने और मैंने अगर जो है वो जाके क्रेडिट डलवाना हो, बैलेंस डलवाना हो, तो हमारे कितना पैसा जो है वो तो हुकूमत काट लेती है। ठीक है, ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो वो होता है कि डायरेक्ट टैक्सेशन हो, इनकम टैक्स हो, और वो हमारा जो है वो उसकी कलेक्शन बहुत ही पथेटिक है। अब अगर हमारा रेवेन्यू साइड पे, आपको पता है क्या होती है फिस्कल पॉलिसी, क्या चीज होती है रेवेन्यू कलेक्शन, और उसके अलावा के आप जो है वो किस किस्म का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की जो पॉलिसी होती है हुकूमत की, गवर्नमेंट की, उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ठीक हो गया। अब जो उसका रेवेन्यू साइड है उसका इतना वीक है, और दूसरी साइड ये है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर साइड है उसमें भी जो हमारा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, द कॉस्ट ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट, वो बहुत ज्यादा है। और जो हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जिसकी जो एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर हमने एक्सपेंडिचर लगाना होता है, उसी के ऊपर कट्स लग रहे होते हैं बार बार। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है हमारी फिस्कल पॉलिसी भी बहुत ज्यादा फ्लॉड है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी तो इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि द थिंग इज कि अगर स्टैगफ्लेशन है सपोज, और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हम अडॉप्ट कर लेते हैं, इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल कर लेंगे जैसे पाकिस्तान में हुआ था, इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल कर लेंगे, हमने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जिसकी वजह से हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो कोई भी ना हुई कंट्रोल। एट द सेम टाइम क्या हुआ कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो और कम हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी से हमारा स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम जा ही नहीं सकता, मॉनेटरी पॉलिसी से हमारा स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम जा ही नहीं सकता। तो इसलिए जब आप केस स्टडी में भी पढ़ोगे और वो आप पॉइंट्स पढ़ोगे जो कि मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड हैं, तो आप क्लियरली उसमें ये बताओ कि मॉनेटरी पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर कंट्रैक्शनरी हो या आपकी इन्फ्लेशनरी हो, एक्सपेंशनरी हो।
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। स्टैग्फ्लेशन पे उसपे असर ही नहीं होता, क्योंकि हमारा जो केस है वो सिर्फ़ कोई आपकी एक एक शॉर्ट टर्म किसी एडवर्स सप्लाई शॉक की वजह से नहीं है। हमारा प्रोलॉन्ग्ड स्टैग्फ्लेशन है, उसका प्रॉब्लम है। तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। उससे इट विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट आइदर ऑन इन्फ्लेशन और ऑन जो है वो इन्फ्लेशन, और आपका ना ही ग्रोथ के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी का तो असर नहीं हो सकता। अब आ जाएँ आप फिस्कल पॉलिसी की तरफ। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर भी यू विल हैव टू टेक such measures which will improve the revenue collection. You will have to take such measures which will improve overall investment, ठीक है, इंक्रीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ताकि एग्रीगेट डिमांड अगर आपने मैनेज करनी ही है तो बजाय गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के जो है, अगर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अच्छी बना सके और उसको इंक्लूड कर सके में एज पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो मे बी उसमें हम कोई इंप्रूवमेंट देखेंगे, लेकिन दैट विल हैव टू देन इम्प्रूव द गवर्नेंस। तो ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं, मैं बार बार इस बात की बात करती हूँ, अभी तक हमने उनको डिस्कस किया ही नहीं है, और वही रियल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की। और वो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स होते क्या है? मसलन गवर्नमेंट इनइफेक्टिवनेस एक इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स है। फिर आपकी पुअर रेगुलेटरी क्वालिटी, ठीक है, आपकी जो रेगुलेटरी क्वालिटी का मतलब ये है कि आपकी रेगुलेशन अगर चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रेगुलेशन बनाई गई है, तो भाई वेरी पुअर रेगुलेशन, वो इकोनॉमी को तो बूस्ट नहीं देते ना। इसी तरह कंट्रोल ऑफ करप्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारा रहा है, जो जिसके साथ अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये जब सारे मसाइल होते हैं, तो आपकी बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी तो in any case ineffective होती है to deal with prolonged stagflation। और इन प्रॉब्लम्स की वजह से फिस्कल पॉलिसी भी जो है वो आपकी इनइफेक्टिव हो जाती है। सो दैट्स व्हाई इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजें मैंने यहाँ पे आपको लिख दी हैं कि ये हमें बार बार हमारी डिपेंडेंसी होती है, तो हम एक इंडिपेंडेंट फिस्कल पॉलिसी हमारे लिए बनाना मुश्किल है, ठीक है। और हमें फिर ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसी तरह कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा एफएटीएफ। हाँ जी, एफएटीएफ की भी जो रिस्ट्रिक्शंस है उसकी वजह से और ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान के अंदर डिप्रेस होती है। तो ये हमारे लिए तो सारे के सारे नेगेटिव फैक्टर्स ही हैं। अब इन सारे प्रॉब्लम्स को अगर हमने एड्रेस करना है इन द लॉन्ग रन, और स्टैग्फ्लेशन के साथ डील करना है, जो बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसलिए क्योंकि पॉलिसी के थ्रू जब आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए करने की कोशिश करते हो तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और स्टैग्फ्लेशन जो है, और इसी तरह जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लेने पड़ेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ एज एज समबडी हु इज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अगेन आई वुड से दैट जो मैंने ऑब्जर्व किया है या व्हाट एवर आई हैव रेड, उसमें से जो मैंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं which are maybe loosely connected to the fiscal side, वो हैं। एक तो टैक्स सिस्टम, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टैक्स के निज़ाम को बेहतर करें। ये सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ताकि हमारे पास अपना अपना पैसा हो, तो फिर आप उसको जैसे मर्जी खर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। देखिए, पीछे मैंने ये बात बड़ा क्लियरली आपको बताई है क्या कि जी जो आपका मसला है ना, देखिए एक एडवर्स सप्लाई शॉक जो है वो आपकी 2 एडवर्स सप्लाई शॉक्स, ये देखें पुअर हार्वेस्ट वाला और ये सारे सप्लाई शॉक्स जो है ना, ये आ जाते हैं क्योंकि हमारे लिए फूड प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नॉट ओनली टू डील विद द एडवर्स सप्लाई शॉक ऑफ लो फूड प्रोडक्शन, बट एट द सेम टाइम अगर आपकी एक पॉपुलेशन जो है वो वेल फेड होगी और फूड सिक्योर होगी, तो उसी से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी, और आपको पता है कि उससे फिर आपका लॉन्ग टर्म में एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। तो ये चीज कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिक्सिंग द टैक्स सिस्टम इज समथिंग व्हिच आईएमएफ आल्सो सजेस्ट। सिमिलरली आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना इज समथिंग जो कि आईएमएफ भी सजेस्ट करेगा, और ये इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करता है, चाहे डायरेक्टली वो उसके बारे में आपसे ना बात करता हो, लेकिन इनडायरेक्टली डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करता है। तीसरी चीज ये कि जो आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है उसको एड्रेस करें,
ठीक है, स्किल बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन यूथ की, क्योंकि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, या आपकी स्टैग्फ्लेशन के पीछे प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी है। स्किल बेस्ड एजुकेशन चाहिए, जो नए जमाने के आपके स्किल्स हैं वो यूथ में उनका उसका रुझान बढ़ना चाहिए। तो ये एक इम्प्लिसिटली आईएमएफ इसको भी सपोर्ट करता है, ऑल्दो वी आर इन दैट आईएमएफ प्रोग्राम, इट सपोर्ट्स इट। हाँ, आखिरी चीज जो है वो मैं सीपेक का आपको बार बार बात कर रही हूँ। देखिए, हमारी एक बहुत बड़ा नेगेटिव सप्लाई शॉक था जब हमारी पास एनर्जी क्राइसिस था, उसको डील करने के लिए हाउ क्रिटिकल सीपैक वाज। सो दिस गोज टू शो यू कि हमारे लिए सीपैक बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। डायरेक्टली तो आईएमएफ जो है वो कभी सीपैक की बात नहीं करेगा, हालांकि पाकिस्तान के लिए इट कैन बी अ गेम चेंजर। प्लीज, इट इज, जो लोग कहते हैं ना इट इज अ गेम चेंजर, इट्स नॉट। It can be provided that there is more transparency. Again, it goes back to the same problem of government effectiveness. Transparency का मतलब ये कि हर किसी को पता हो कि इसके इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। ओवरऑल हमने इसके अच्छे इम्पैक्ट्स देखे, लेकिन जितनी ज्यादा क्लैरिटी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में होगी, जितना ज्यादा इसको यू विल मेक इट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। अभी तक जो सीपैक है, देखिए, इट वर्क्स इन फेवर ऑफ चाइना, इट्स नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, but we can make it, go more into our favor by making the terms and conditions more transparent, और उसमें ज्यादा क्लैरिटी अगर आएगी तो ये पाकिस्तान के बहुत ज्यादा फेवर में होगा। आईएमएफ इसको डायरेक्टली इसके एंडोर्स तो नहीं करती, लेकिन आईएमएफ हमें जो है वो सीपैक को रोक नहीं सकती अगर हम इसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा अच्छा बनाएं। आईएमएफ इसे सजेस्ट तो नहीं करेगी, लेकिन वो हमें रोक नहीं सकती, हम पे कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। तो इसका जो बीआरआई प्रोग्राम है चाइना का, सीपैक इज नॉट बाय द वे द ओनली प्लेस वेयर चाइना इज ट्राइंग टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। चाइना इज इज अ कंट्री व्हिच इज ग्रोइंग फास्ट, एंड द गुड थिंग इज कि वो ये बात को रियलाइज करते हैं कि सारी दुनिया की अगर जो है वो वहां पे प्रोस्पेरिटी आएगी तो उनकी ही प्रोडक्ट्स लॉन्ग टर्म में वहां पे ज्यादा बिकेंगी। तो इसलिए उस वजह से उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये जो बीआरआई है, इट स्टैंड्स फॉर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो 60 ममालिक में दुनिया में शुरू किया है। उसका सब काफी बड़ा और मेजर कंपोनेंट है सीपैक। ठीक है, तो हम इस बीआरआई को ज्वाइन में रहें, हम इस सीपैक को अपने फेवर में काम करें, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिसकी और वो वाली एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, जो कि वाकई जो है वो आपकी ग्रोथ को इंक्रीज करेगी। तो आई थिंक दैट these four are very critical to deal with the problem of stagflation, as you can see that they are not directly related to monetary policy and very indirectly related to fiscal policy. Fiscal policy भी वो ये कि मैं ये कह रही हूँ कि जो आपका रेवेन्यू कलेक्शन है उसको आपने इम्प्रूव करें। ठीक है, सो दैट ओनली, ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं जिनको कि इंक्लूड करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस को, रेगुलेटरी क्वालिटी को इन द लॉन्ग रन आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ये जो प्रॉब्लम है अपनी स्टैग्फ्लेशन की, इसको दूर करने के लिए। एंड वी आर होपफुल कि ऐसा ही होगा। अब इस सबको देख के बच्चों, आपने बनानी है अपनी असाइनमेंट नंबर 10। मैं आपको उसकी डेडलाइन देती हूँ। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, एंड अल्लाह हाफिज।